एक सवाल जो मैं अपने भाई से हमेशा पूछता था कि जब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही थी, सो आपने कभी इन्वेस्ट क्यों नहीं करा? वो हंसता और कहता है, बेटा जब तक हमें ये पता चला कि ये कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, तब तक ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। और उसके बाद जब 60 to 70% का क्रैश हमने देखा तो हिम्मत ही टूट गई, क्योंकि ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे और इनको खोने का डर हमेशा दिल में रहता था। और 2026 में आज मैं उसी सिचुएशन में हूँ जहां पे अगर आप न्यूज़ पढ़ लो तो एआई बूम, एआई बबल की न्यूज़ हर जगह फैली हुई है। मार्केट क्रैश होती नहीं, लोग कहते हैं कि ये बबल फटने वाला है। वही डर, वही अनसर्टेनिटी आज भी बाजार के अंदर है। और ये मैं मानता हूं कि एआई बबल है, सेमीकंडक्टर में बबल है, और जिस दिन ये बबल फटेगा 60 to 70% मार्केट क्रैश करेगी। और मैं ये मानता हूं कि जब ये क्रैश खत्म होगा, कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो कि ग्रोथ पोटेंशियल दिखाएंगी, जिनका बिजनेस अच्छा होगा, जिनके फंडामेंटल अच्छे होंगे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर मैं 40 कंपनीज पिक करूंगा, उनमें से हो सकता है 30 कंपनी जीरो हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन जो 10 कंपनीज होंगी, चांसेस हाई होंगे कि वो मेरे लिए इन सारे लॉसेस को रिकवर कर पाएंगी। 20 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजी बना करके आपको दूंगा। तो वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज है जो मैंने 5 साल की मेहनत के बाद सीखा है, जिससे मेरी स्टॉक बाइंग की टाइमिंग काफी अच्छी हो गई है। यूट्यूब और न्यूज में आपने काफी सारे प्रॉक्सी प्ले के नाम सुने होंगे, जो मैं शायद इस वीडियो में भी कवर करूंगा। उनके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहूंगा, अदरवाइज लॉस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फोन का जो मैन्युफैक्चरर है वन प्लस, उसने ये बोला है कि ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है, तो क्या आप इसको खरीद लोगे? नहीं, राइट। आप जाओगे, स्पेसिफिकेशन देखोगे, 4 फोन से कंपेयर करोगे, उसके बाद अगर आपको लगा तो आप इसको खरीदोगे, राइट। यही सेम प्रोसेस हम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये प्रोसेस समझ ही नहीं आता। लास्ट वीडियो में मैंने छोटा सा प्रोसेस बताया था और इसको मैंने और एनहांस कर लिया है, ताकि आप अच्छी डीप एनालिसिस कर पाओ, रिसर्च कर पाओ कोई भी चीज खरीदने या बेचने से पहले। इसके लिए आपको शार्पली पे आना है और अपना स्टॉक ढूंढना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्लैक बॉक्स हमने चूज करा है, यहां पे रिसोर्सेज पे क्लिक करो और इसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पर क्लिक करो। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको दे देगा कि फरवरी में मैनेजमेंट ने क्या बोला और उनकी क्या उम्मीदें हैं। इसको सेव एज कर लो एक फोल्डर के अंदर और यहां पे इसका नाम दे दो, लेट्स से बीबी, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने दे दिया है। फिर चैट जीपीटी पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है और बीबी को सिलेक्ट कर देना है और ये वाला प्रॉम्प्ट यहां पे डाल देना है। ये प्रॉम्प्ट जो लास्ट वीडियो में था उससे भी अपडेटेड वर्जन है, मतलब बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स ये आपके लिए निकाल देगा जो नॉर्मली लास्ट प्रॉम्प्ट में नहीं थे। मतलब रिस्क फैक्टर भी आपको बताएगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेटा। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क है, यहाँ पे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई कि क्या बेसिकली करते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आओगे ना, तो हर इंसान ने आपको एक चीज बताई होगी कि भाई ये एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के अंदर ना चिप्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी पॉपुलर स्टॉक है ये। लेकिन आप देखोगे नहीं, ये कोई चिप्स और जीपीयू नहीं बना रहे एज ऑफ नाउ, लेकिन ये कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रा पे काम कर रहे हैं, जिसका काम डेटा सेंटर के अंदर होगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इसको और नीचे करोगे ना, तो आपको रिस्क यहां पे पता चलने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब सेफ नहीं है, अभी ये हाई रिस्क की स्टॉक है। एग्जांपल के तौर पे मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, मॉडरेट कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, विजन तो स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी के साथ वीकनेस दिख रही है। अब इस लेवल की डिटेल आपको कौन बता सकता है? यूट्यूब पे कोई नहीं बता सकता, बिकॉज 10-12 मिनट का टाइम होता है, वहां पे ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो जब भी आपको स्टॉक को खरीदो या बेचो, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को डाउनलोड करके सारी डिटेल पढ़ लो। ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या अभी कोई डेटा सेंटर एग्जिस्ट करता है इंडिया में? हाँ, 100 से ज्यादा डेटा सेंटर एग्जिस्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंट के डेटा सेंटर हैं, जहां पे बीएसएनएल, ओएनजीसी, रेलवे, डिफेंस, एनआईसी, ये सारी की सारी जो पीएसयू कंपनी है अपने डेटा को स्टोर करती हैं और फेच करती हैं। अब जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, ये चाहे हमारे पीएसयू हो या फिर ये कोई बड़ी डेटा सेंटर वाली कंपनियां, उनको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वाला जो सेक्टर है ये भी आने वाले टाइम पे काफी तेजी से ग्रो हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है एक्सपर्ट्स के थ्रू। और इस सेक्टर में एक कंपनी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं
नहीं करती क्योंकि वो साइज में काफी छोटी है। और इस कंपनी का नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी एनएसई पे लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप 1357 करोड़ का है। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, इंडिया के अंदर जो पीएसयू कंपनी है और गवर्नमेंट का डेटा सेंटर है उसके अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन और मैनेज सर्विस प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का क्यूवीएम स्कोर 94.2 है 100 में से, जो कि काफी हायर साइड है। इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं और अगर आप बॉटम लाइन देखोगे तो इसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस कंपनी में प्रोमोटर के पास 60% की होल्डिंग है। इस समय पे म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है। एफआईआई ने धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है। मतलब ये काफी अर्ली सिग्नल है जहां पे बिजनेस स्ट्रांग है और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन हां, अगर एफआईआई और डीआईआई होते, बड़ी पोजीशन होती उनकी, तो ये एक स्ट्रांग साइन भी होता है क्योंकि उनके पास अच्छी एनालिसिस टीम होती है, जो एक हमेशा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन करोगे किस चीज के अंदर? अब आपको चाहिए होंगे कंप्यूटर्स और हार्डवेयर। अब इंडिया ने अनाउंस किया है एआई इंडिया मिशन, और एआई इंडिया मिशन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जीपीयू बनाने वाली कंपनीज को काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। लेकिन इसके अंदर भी 3 मेन अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जीपीयू कौन सप्लाई करेगा? दूसरा क्वेश्चन, कौन इंस्टॉल करेगा? तीसरा क्वेश्चन, किसका क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज होगा? जो हमारी अगली कंपनी है उसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। ये कंपनी पॉपुलर है, लेकिन किस कारण पॉपुलर है वो गलत है। इसका असली प्रॉक्सी प्ले क्या है इसको समझो। नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया में हाई परफॉर्मेंस सर्वर और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इसका सिंपल मतलब है एनवीडिया से हाई एंड जीपीयू खरीद लिए, इसको अपने क्लाउड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और उसके बाद जो सर्वर बनेगा वो डेटा सेंटर और एआई लैब्स को लाइसेंस के थ्रू प्रोवाइड कर दिया। अब इंडिया के अंदर एआई इंडिया मिशन चल रहा है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है। अभी जो क्यूवीएम स्कोर है वो 48 का है। प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन। जो वैल्यूएशन है वो इस कंपनी की काफी ज्यादा है। एक चीज यहां पे याद रखना, स्मॉल कैप कंपनी जिसकी ग्रोथ प्रेडिक्शन काफी हाई है, वहां पे वैल्यूएशंस आपको ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन कम होने पे आपको पता चल जाए, ये स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखते रहना। यहां पे स्टेटमेंट की बात करें तो टॉप लाइन के अंदर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं पे बॉटम लाइन में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने पोजीशन कम करी थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर से पोजीशन बिल्ड करी है। वहीं पे जो एफआईआई है इन्होंने रिसेंटली थोड़ी सी पोजीशन कट करी है। और अगर हम इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव बोले तो स्टॉक प्राइस जो है वो इस समय पे मोमेंटम के अंदर है, और नेगेटिव में वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, और एनालिस्ट ने इसको डाउनग्रेड करा है कि ईपीएस की जो एस्टीमेट है वो हो सकता है आने वाले टाइम पे कम हो जाए। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार नेटवेब तो हमें पहले से पता था, एंगल नया है, लेकिन क्या कोई और ऑल्टरनेट नहीं है? क्या सिर्फ एक ही कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर मैं एक और ऑल्टरनेट लेके आया हूं। E2E नेटवर्क का जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ का है और क्यूवीएम स्कोर 29.8। यहां पर क्या कमी है? वैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको बताया, जब कंपनी छोटी होती है तो यहां पे जो वैल्यूएशन होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप बोलोगे वैल्यूएशन तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हाँ, लेकिन स्मॉल कैप की कंपनी में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके रेवेन्यूज ऑल ऑफ द सडन ज्यादा आते हैं, तो वैल्यूएशन ऑल ऑफ द सडन गिर जाता है। मतलब ईपीएस ग्रोथ आ गई तो वैल्यूएशंस कहां जाएगा किसी को नहीं पता। तो स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर पीई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका बिजनेस मॉडल होता है। अब बेसिकली E2E नेटवर्क करती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जो नेटवेब है वो खरीदती है जीपीयू एनवीडिया से, लेकिन काफी सारी कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं वो जीपीयू तो अफोर्ड कर नहीं सकती। तो इस सिचुएशन के अंदर E2E नेटवर्क आता है। ये क्या करता है? ये जीपीयू खरीदता है, अपना ओवरऑल सेटअप करता है और कंपनी इसको रेंट आउट करता है। मतलब अगर कोई एआई स्टार्टअप हो गया, मशीन लर्निंग रिसर्च हो गया, गेम कंपनी हो गई, वॉइस एआई कंपनी हो गई, तो इन सारी कंपनी को सेम सेटअप की जरूरत है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए रेंट कर लेती हैं ये E2E नेटवर्क से। इसके चार्ट के अंदर ऑल टाइम हाई से 36% के आसपास का करेक्शन दिख रहा है। और अगर इसकी स्टेटमेंट देखोगे तो जो टॉप लाइन है इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है, जो बॉटम लाइन है इसमें आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और ऐसा बेसिकली क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है, जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो कॉस्ट मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो सर्विस वाली
वाली कंपनीज होती है इनके अंदर जो मार्जिन होता है ये थिन लेयर के साथ आता है। जब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हाई होता है यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखता है, लेकिन लास्ट टीटीएम है 31 दिसंबर वाला, वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, इवन माइनस में चले गए, मतलब मार्जिन था ही नहीं, बिना मार्जिन के बेचना पड़ा। तो इसी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको लॉस दिख रहा है। आने वाले टाइम पे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, तो यहाँ पर वापस से जो रिकवरी है वो आते हुए दिख सकती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिर गए? जीपीयू के प्राइजेस ऑल ऑफ द सडन पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं। अब जीपीयू के प्राइजेस क्यों बढ़े? चैट जीपीटी है, वहां पर जीपीयू चाहिए, क्लाउड है, वहां पे जीपीयू चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लायर कौन है? बहुत ही लिमिटेड सप्लायर है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब जीपीयू की कॉस्ट बढ़ती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाते हैं, और यही एक मेजर इशू अभी इस कंपनी के साथ लग रहा है। अब ये सारे के साथ जो सुपर कंप्यूटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको एक चीज की जरूरत है, और इस दुनिया में उस चीज की कमी हो चुकी है इस समय पे। वो क्या है? वो है फाइबर। जब जब नए डेटा सेंटर बनेंगे, जो फाइबर है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब बेसिकली फाइबर करता क्या है? आपको पावर चाहिए, आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए, आपको पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी चाहिए, तो इसके लिए आपको फाइबर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर एक्सपोर्ट करता है चाइना, और चाइना के अंदर ही फाइबर की कमी है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हाई है। तो चाइना ने फाइबर को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, और इंडिया के अंदर जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे फाइबर की जो डिमांड है ये भी शूट अप करेगी, जैसे कि चाइना में करी है। तो सबसे पहली जो हमारी कंपनी है इसका नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। दुनिया के अंदर टॉप 3 फाइबर मैन्युफैक्चरर्स में से ये कंपनी आती है। ये वाली जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है इस समय पे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, यूरोप में चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहे हैं, अफ्रीका में चल रहे हैं, और मेनली ये फाइबर एक्सपोर्ट करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के जो वाइस चेयरमैन है अंकित अग्रवाल, उन्होंने रिसेंटली कहा कि जो फाइबर की डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और अगले डेकेड के अंदर जो ग्लोबल डिमांड है ये भी बढ़ने वाली है। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है 11,000 करोड़ के आसपास की है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं इन्होंने रिसेंटली पोजीशन बिल्ड करी है, और जो एफआईआई है इसने रिसेंटली पोजीशन कट करी है। इसके अंदर जो टॉप लाइन है कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रही थी, उसके बाद लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इनके कंप्रेस होते हुए दिखे, जिससे लास्ट 3 ईयर के अंदर नेगेटिव के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जा चुके हैं। और ये वाली जो कंपनी है ये इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी बार डिस्कस करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो टर्न अराउंड फैक्टर है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग रिस्क भी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना है। देखो, प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रही तो प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, करने की सोचो या करने वाले थे, तो इस चीज को याद रखना। कहानी बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा दिखता है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बताया था कि कुछ कंपनीज होंगी जो कि रिस्की होंगी, ये वन ऑफ देम है। तो आने वाले टाइम पे टर्न अराउंड हो जाए तब का तब देखेंगे, लेकिन जब तक टॉप लाइन यहाँ पे रिकवर नहीं कर रही, यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लेकर के आता है अपने साथ। हमारी अगली जो कंपनी है उसका नाम है HFCL। इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है। HFCL का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, कंपनी का नाम सुनोगे, तो ये कंपनी आपको छोटी दिखेगी, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जो कि रेयर कॉम्बिनेशन के साथ आती है। जैसे कि HFCL 3 काम करती है: ऑप्टिकल फाइबर केबल, जहां पे डेटा सेंटर, टेलीकॉम और भारत नेट मिशन को सपोर्ट करती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाती है जैसे कि स्विचेस, राउटर, वाईफाई सिस्टम, और तीसरा है डिफेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है इंडिया में सिर्फ HFCL के पास है। अगर हम इसका टॉप लाइन की बात करें तो 2024 तक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रहा था, वहीं पे जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिसेंटली कंप्रेस हुए हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एक मेजर हिट आया है। तो जब तक ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बैक टू स्क्वायर वन नहीं होता, यहाँ पे रिस्क रहेगा। लेकिन चीजें प्राइस इन हो गई हैं, और इसके बाद इसी वजह से शॉर्ट टर्म में आपको अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अब आप मेरे से पूछोगे ये फालतू के स्टॉक क्यों डिस्कस कर रहे हो, इनमें तो प्रॉफिट ही नहीं है। नहीं, ये स्टॉक डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ज्यादातर फंसता है। अब मैं आपको अपना फेवरेट स्टॉक बताता हूं जो कि इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया दिखता है। एग्जांपल के तौर पे इनकी जो टॉप लाइन है ये लगातार आपको ग्रो होते हुए दिख रही है, इसकी जो बॉटम लाइन है ये भी लगातार आपको ग्रो होते हुए दिख रही है, और इसी के साथ साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं इन्होंने पोजीशन बिल्ड करी है, और जो एफआईआई है इसने पोजीशन बिल्ड करी है। तो इसका मतलब ये है इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ वायर, केबल, फाइबर वाली जो कंपनी है जो कि एक अच्छी प्रॉफिट्स बना रही है वो है फिनोलेक्स केबल, राइट। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक प्रॉमिस पूरा करने वाला हूं, लेकिन उससे भी पहले अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जहां पे आपके बाइंग या सेलिंग लेवल पर कोई भी स्टॉक आएगा तो आप
आपको पता चल जाएगा। और ये चीज मैंने आज से 5 साल पहले एक बड़े इन्वेस्टर के इंटरव्यू में सीखा था, जहां पे उसने बोला था कि मैं अलर्ट का यूज करता हूं। और अलर्ट एक ऐसा फीचर है जिसमें इन्वेस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का, ये बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत ही कम लोगों ने इसको डिस्कस करा हुआ है, तो सबसे पहले बताता हूं कि अलर्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो आपको आना है शार्पली के ऊपर और यहाँ पे अपना स्टॉक चूज करना है। जैसे कि मैंने चूज करा है फिनोलेक्स केबल। अब यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि करंट पीई जो कि 19 का है, जब फिनोलेक्स केबल 15 पर आ जाए ना, तब मुझे अलर्ट मिल जाए। तो मैं यहां पर आऊंगा, मैं डालूंगा पीई टीटीएम और बोलूंगा लेस देन इक्वल टू, मतलब कम या फिर उसके बराबर, मतलब मुझे 15 के बाद ही चाहिए। इसके बाद मैं स्पेस दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो अलर्ट है इसको ओपन एंडेड रहने दूंगा कि जब भी बाजार के अंदर गिरावट आ जाए मुझे एक अलर्ट मैसेज मिल जाए। और इसके बाद मैं सेव कर दूंगा। और जैसे ही करूंगा आप देखो यहाँ पे जो अलर्ट है वो सेव हो गया मेरा। और अगर वो अचीव हो जाता है, उस प्राइस के आसपास आ जाता है, तो आपकी ईमेल पे अलर्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जो स्टॉक आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है वो आपकी बाइंग प्राइस या सेलिंग प्राइस के पास आ चुका है। ये आपको अलर्ट करके बता देगा और एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। अब मैं आपको काफी यूजफुल फीचर बताता हूं जो कि है वॉच लिस्ट का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मैंने अलग अलग वॉच लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि वॉर प्रूफ पोर्टफोलियो बनाया है, बिग बुल पोर्टफोलियो बनाया है। और इसको मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। मैं यहाँ पे चार्ट पर आऊंगा और देखो मेरे सारे की सारी जो वॉच लिस्ट है वो दिख रही है। जैसे बिग बुल वाली वॉच लिस्ट दिख रही है, डिविडेंड वाली वॉच लिस्ट दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब एआई और डेटा सेंटर वाली पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ये जो लिस्ट है मैं क्या करूंगा, टाइम टू टाइम इसको एनालाइज करूंगा कि मेरे बाइंग लेवल पर जब आएगा तो यहाँ पे मैं अपनी वॉच लिस्ट के थ्रू एनालिसिस करके बाय और सेल कर सकता हूँ अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे शॉर्ट एनालिसिस भी मिल रही है, तो ये मेरा काम आसान कर देती है, मेरी एनालिसिस आसान कर देती है जब मुझे बाय और सेल करना होता है। अब जो वीडियो है ये काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ जहाँ पे मैं नए नए स्टॉक्स ऐड करता रहता हूँ। अब ये सारे के सारे स्टॉक जो कि एआई और डेटा सेंटर में काम करते हैं, इसकी लिस्ट आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। जो 3 स्टॉक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं वो आपके लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी वाली जो कंपनी है और डेटा एनालिसिस और सारे का सारा डेटा, बैक टेस्टेड डेटा, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। शार्पली वाले लिंक पे क्लिक करो, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे इस पब्लिश्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये दोनों भी पक्का पसंद आएगी, मस्ट वॉच है, जरूर देखना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करना। और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं।